सर इट्स बिन ओवर अ मंथ जब से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ये रीजन में हमें दिख रहा है एंड यू रन सच अ ह्यूज बिजनेस. क्या आपने माल मंगाना बंद किया? बिल्कुल नहीं. जिस तरह हम खाना पीना बंद नहीं कर सकते उसी तरह बिल्डिंग मटेरियल का सामान लाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट्स आवर कोर बिजनेस एंड टू सप्लाई टू द डेवलपर्स जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए. बट ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे फ्रेट चार्जेस बढ़े रहेंगे. इज दैट समथिंग दैट यू हैव इनकर्ड? वेल फ्रेट चार्जेस के नाम पे शिपिंग कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि पैसा लूट रही है. आई हेट टू यूज दिस वर्ड बट जो 700 रुपये लगते थे हमें खोरफाकान से जबल अली तक स्टोर में लाने के लिए उसका वो लोग 4,500 रुपया चार्ज कर रहे हैं. 700 रुपये से 4,500 रुपये. फिर जो खाली कंटेनर जो वापस फ्री में ले जाते थे उसका अलग 4,500 रुपया चार्ज कर रहे हैं. उसके अलावा है एक वॉर सरचार्ज जिसका है $3,000. जो हम बात करें तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये हो जाता है. तो ये 11-12 हज़ार रुपये प्लस ये 7,000 से 8,000 तकरीबन 20,000 रुपये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज जो है. उसके अलावा जो फ्रेट दिया है तो तकरीबन अगर आप मुझसे पूछो कि 5 गुना हमारा कॉस्ट बढ़ गया है. Oh my God, but is there no cap on how much they can charge you? Unfortunately, no. You are at the mercy of the shipping company. If you want the material, you pay this or pay the demurrage because हमारा माल सी पे था और Right. बिजनेस करने के लिए we keep 1 month stock. So वो 1 महीने का स्टॉक खत्म हो गया था. तो अगर धंधा आगे बढ़ाना है तो माल चाहिए. So we had to pay this and God alone knows how long we have to pay this money to the shipping company. So naturally, sir, at some point selling price भी तो बढ़ेगा. Of course बढ़ेगा. How long can any vendor जो माल इंपोर्ट कर रहा है वो चाहे बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कर रहा हो या किसी भी लाइन का बिजनेस करता हो वो अपने जेब से तो पैसा नहीं दे सकता है जब तक वो माल मंगा रहा है. Right. 5 गुना जो शिपिंग कंपनी का कॉस्ट पड़ा है वो उसको लेना पड़ेगा जिसको भी वो माल बेच रहा है या सप्लाई करना पड़ रहा है. दिस इज बाउंड टू हैपन बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपेंड and now we have no other choice but pay this surcharge or overprice Yeah. and unfortunately ask from the developer or the end customer. And this is quite unfortunate because I remember you had mentioned that you'd want to absorb it as much as possible and not put it onto the end customer. But how much longer can you bleed, right, as a business? Yeah, you're right. We absorbed it for 1 month, which was the whole month of March. But माल खत्म हो गया because हमारा धंधा is not only in Dubai. It's Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Alain, फुजेरा, रासल खेमा, ओमान, बहरीन, कुवैत जो भी माल जाता है कतर इट्स गोइंग फ्रॉम यूएई मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वो माल की एक लिक्विडेशन होती है. तो नया माल जो जहाज शिप निकला हुआ था वो पानी में से निकालना था उसको. हमारा धंधा चलाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल का हमारे 3,000 कंटेनर्स आते हैं. जाहिर सी बात है अगर ये कंटेनर नहीं आएंगे तो हम क्या सप्लाई करेंगे, अपना धंधा कैसा करेंगे. Right. जितने भी कंटेनर्स ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सी में थे वो छुड़ाने पड़े और उसका सरचार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज शिपिंग का लाइन में देना पड़ा वरना माल हमें नहीं मिलता. But war surcharge कितना होता है पर कंटेनर या पर ship? $3,000 $3,000 हर container. कंटेनर का तकरीबन $3,000 शिपिंग कंपनी ले रही है बिकॉज वो कह रहे कि ये वॉर सरचार्ज है जिसको तुम वॉर इंश्योरेंस कह दो या वॉर प्रीमियम कह दो. वो उनके हिसाब से वो सही है, हमें देना पड़ रहा है ये पैसा. So, sir, if we were to talk about unit economics, how does this increase directly affect the cost of a product that you sell? मैं एग्जांपल देता हूँ. WC जो मैं इंपोर्ट करता हूँ एक कंटेनर में 400 WC आते हैं 40 फुट हाई क्यूब में. पहले मैं इसका फ्रेट दे रहा था $1,500. तो फर्ज करो $40 का WC है, 400 पीस आते हैं, हो गए 16,000 प्लस आपने $1,500 लगाए 1700. दैट मीन्स हो गए 17,500. उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीसीस किए 400 पीसीस तो आपका कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट 43.5. अभी वही WC जो मुझे 400 पीस आ रहे हैं मेरे कंटेनर में 1,500 की जगह पे मैं $7,500 दे रहा हूँ. Right. तो मेरा कॉस्ट तकरीबन 43.5 जो लैंडिंग कॉस्ट पहले हो रहा था अब हो रहा है 58. सो तकरीबन 35% मेरा लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गया है. जाहिर सी बात है ये अनफॉर्चुनेटली डेवलपर को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा अगर Right. उसको माल चाहिए या एंड यूजर को बिकॉज जिस तरह मैंने कहा कि ये तो मैं WC की बात कर रहा हूँ Right. उसी तरह वॉल्यूम आइटम्स जो दूसरे हर डिवीजन में जिसके आते होंगे जो भी लाइन का धंधा कर रहा है
को ये ऑब्जॉर्व करना है, या तो Right. धंधा बंद करके बैठ जाना पड़ेगा या धंधा करना है. लेकिन इसमें isn't it harder to make sales then, because if your price is going up by 30-35%, I'm sure कि जो आपसे बाय करते हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे. बिल्कुल करेंगे, बिकॉज वो एक तरह से 35% उनका भी कॉस्ट बढ़ रहा है. या जो बंदा मुझसे समझो 200 रुपए के WC ले रहा है, अब 200 के जगह पे उसको 240 रुपया देना है, 35-40% उसका कॉस्ट बढ़ गया है. उसके जेब को तो हिट होना ही है. राइट. इवेंचुअली हर एक को ये हिट होना है, फ्रॉम एन इम्पोर्टर टू अ ट्रेडर टू एन डेवलपर टू एन एंड यूजर. तो बिकॉज ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन, या ये हर बंदे को हिट होना है. इन द एंड द कॉस्ट इज गोइंग टू गो अप. एंड just because you spoke about this tension, अभी हमने सुना कि there may be a ceasefire. In a situation, best case situation where the Strait of Hormuz opens up again, how long do you think it will take for freight charges to normalize or business to normalize? जितना मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है बिजनेस का 33 इयर्स का, एटलीस्ट मैं मिनिमम 3 महीने कह रहा हूँ. बिकॉज सिर्फ यूएई के लिए कंटेनर्स नहीं आ रहे, पूरी दुनिया के लिए वो कंटेनर्स जा रहे हो, चाहे Correct. यूएई होए, ओमान होए, बहरीन होए, कतार होए, कुवैत होए, सऊदी अरब होए, मोस्ट ऑफ द कंटेनर्स हैव टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और मुझे नहीं पता और कितनी कंट्रीज के माल उस रूट से जाते होंगे. तो इन सारे कंटेनर्स का पाइलअप हुआ होगा जो ऑलरेडी सी पे है. Right. ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सी पे है, पहले उनको क्लियर करना है. नाउ द गवर्नमेंट्स, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स विल गिव प्रायोरिटी टू द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स विच हैज टू फर्स्ट कम. हो सकता है वो ऑयल होए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या खाने पीने का सामान होए. Correct. तो प्रायोरिटी हैज टू गिवन टू दैट. तो इमेजिन करो ये जब तक क्लियर होगा, एंड उम्मीद करते कि ये सीज फायर प्रॉपर हो जाए. Yeah. जो अभी 15 दिन का दिया गया है वो परमानेंट हो जाए. फिर भी मैं बोलता हूँ मिनिमम 3 to 6 months इट विल टेक टाइम. So bottlenecks will be an issue. ह्यूज इशू. यस, यू रेड द राइट वर्ड. मुझे नहीं पता था उसको बॉटल नेक कहते हैं. ये बॉटल नेक को जो लाइन जो कहते हैं ना, इस तरह एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक सिग्नल पे खड़े हो लेकिन सिग्नल बंद हो गया है और पता नहीं कि सिग्नल कब खुलने वाला है, तो आपके पीछे गाड़ी पाइल ऑन होती जा रही थी. उसी तरह जहाज लगे हुए, शिप्स लगे हुए, वो पाइल ऑन होते गए 1 महीने में. वी आर टॉकिंग अबाउट 35 days ऑफ वॉर. Yeah. और अब किसको प्रायोरिटी कब मिलेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है. I guess we'll all agree that this is a very big obstacle that has come our way. But you have seen the 2008 recession, you have seen COVID, and the business has come out of it. Why is this different? This is different for many reasons. See, when the so-called recession came, it started with the Lehman Brothers. Right. यूएई में उसका इतना असर नहीं था. यस, थोड़ा रियल एस्टेट कम हो गया था, बट जिनको रियल एस्टेट बनाना था वो माल खरीद ही रहे थे. ड्यूरिंग कोविड पीरियड दिस वाज concern to our health, the breathing problem. Yeah. So, a lot of people unfortunately lost their lives because their immunity level was low. But that time UAE took quick action and gave the COVID shots, and we saved a lot of lives. Right. Now, in this situation, which is the geopolitical tension, which is called a war happening between 3 countries, जिसमें UAE सैंडविच हुआ है, इसमें से निकलने के लिए UAE को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. जिस तरह से अभी वो कर रहे हैं by combating the missiles of Iran and standing, the rulers are standing by it and facing the situation. A lot of hard work everybody will have to do. It's not only the rulers, it's the people who are here. Yeah. But this is going to be more challenging than what we saw during COVID and the recession. But I'm quite confident, knowing the resilience of the UAE people, it will bounce back, and it will bounce back maybe it has never done before. Right. Like I've always said, every challenge gives you an opportunity, and this might lead up to another opportunity, God willing. So, sir, they always say that the brightest sunrise comes after the darkest night. So, in this situation, what advice would you give to business owners or employees? ये आपने बहुत भारी लाइन बोला, मेरे ऊपर से गया है, but I understand what you are trying to actually tell me. Easier said than done. This is a big challenge for every entrepreneur as well as for anybody who's a part of that group or business. Yeah. It's a challenge for both the employer and the employee. A lot of hard work will have to go into it. A lot of patience will have to go into it. But more than that, it's how both the employer and the employee work together.
So this is a very challenging time for both the employer and the employee. So it's very important that for the employee, he or she does not take his job for granted, work more diligently, work more hard, and for the employer to identify those employees who are giving their 100% to the company, who are adding value to the company, to retain them. In this way, it's a win-win situation both for the employer as well as the employee. It sounds easier to say, but a lot of hard work and challenge will come in it.